वॉर पहले बॉर्डर पर होती थी, अब हर स्क्रीन पर हो रही है। ड्रोन्स, डेटा, डिसइंफॉर्मेशन, मार्केट्स फ्री फॉलिंग। आज के बैटलफील्ड पर टेरिटरी नहीं, ब्रेन और बैंक अकाउंट्स कैप्चर होते हैं। सोच बदल जाए तो जीत हो जाती है। इस एपिसोड में हम यही डिकोड कर रहे हैं, कैसे आज की जंग साइकोलॉजी और इकोनॉमी का एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बन चुकी है। साइबर वॉरफेयर, परसेप्शन वॉरफेयर, सप्लाई चेन स्ट्राइक्स, प्रिसीजन बैटल्स। और सबसे बड़ा शॉकर, ऐसे वॉर्स में क्लियर विनर्स होते हैं जो दिखते नहीं पर डिसाइड सब कुछ कर देते हैं। So before we go into Operation Sindoor in our next episode, let's understand the new rules of war. Brigadier मनोज मोहन के साथ। Welcome to the show, Brigadier Manoj Mohan, sir. It's such a pleasure to have you over again for this interlude, a kind of an intermediary episode between episode 1 and episode 2. Episode 1, we discussed the pattern and the concept of warfare, as it unfolded in the Indian subcontinent, especially for the Indian Armed Forces, between the first Kashmir War of 1947 and getting us up till the recent Operation Sindoor. In this particular episode, sir, before we actually step into, the domain of Operation Sindoor and try and understand its entire gamut as to what exactly happened, we would like to understand as to what flavor has the current modern warfare adopted these days, because it is absolutely different from what we had seen in the conventional wars thus far. So to understand our next episode for the viewers, sir, I would like us to bring us par as to what modern warfare is all about now, sir. And welcome to the show once again, sir. Thank you, Tipsy, once again. And it's always a pleasure, as we have been interacting earlier as well. This is a very interesting topic. It's a very short one that we will be doing in order to make people understand the context and the details of Op Sindoor when we do it later. Right. Sir. Now, as we know, from times immemorial, since Mahabharata days or earlier days, warfare has been evolving with every passing decade and century. We started with bows and arrows, then we moved on to guns and bullets and with the advent. Sir, and then हिंदी में बात करेंगे तो ऑडियंस को ज्यादा समझ में आएगा, सर। So आप अगर देखें तो इतिहास में अगर हम जाएं तो लड़ाई का जो स्वरूप है वो हर दशक और 100-200 साल के साथ साथ बदलता रहा है। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदले हैं और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हुई, फिर हमने गन्स और बारूद का देखा एडवेंट, उसके बाद हमने मनूवर वॉरफेयर देखा जब टैंक्स आना शुरू हुए, एयर पावर का हमने एडवेंट देखा जब थर्ड डायमेंशन में लड़ाई शुरू हुई। तो इसी तरीके से एक पिछले करीब 100 साल के आसपास एक कन्वेंशनल वॉरफेयर का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, जिसके अंदर जमीन की पकड़, जमीन को जीतना और एक डेफिनेट सिंबल ऑफ विक्ट्री को माना जाता था कि इसे हम लड़ाई का एक अंत समझते हैं, ये नतीजा होना चाहिए। जी सर। पिछले 2 से 3 दशक के दौरान जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है और जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस की शिफ्टिंग हुई है, बाउंड्रीज तक चेंज हुए हैं कई जगह देशों के, उस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो लड़ाई का पूरा कॉन्सेप्ट बदलता सा नजर आ रहा है। हालांकि ये अभी भी डेफिनेट शेप इसने नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है जो इन अ वे कन्वेंशनल लड़ाई है, मनूवर वॉरफेयर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल हमास की लड़ाई थी और ये शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान का हुआ। लेकिन जो चीज बहुत डेफिनेट तौर पे उभर के सामने आ रही है वो है कि टेक्नोलॉजी अपना प्रभाव बहुत तेजी से लड़ाई के क्षेत्र में डाल रही है। अगर आप देखें तो कुछ जो बहुत अहम टेक्नोलॉजी जो उभर के सामने आई है वो है ड्रोन्स, जिनका इस्तेमाल हम बहुत तेजी से होता हुआ देख रहे हैं, प्रिसिशन वेपन्स, और वो भी स्टैंड ऑफ रेंजेस से। तो रेंज बढ़ते जा रहे हैं, मारक क्षमता बढ़ती जा रही है, लेथैलिटी बढ़ रही है, डिनायबिलिटी बढ़ रही है, साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हम केवल एक शब्द नहीं रह गया है अब, इसका इस्तेमाल जिस तरह से हो सकता है
डिटेल में जब हम सिंदूर की भी बात करेंगे उस समय हम इसके बारे में बात कर सकते हैं किस तरह से ये टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के लिए काम आ रहा है, केवल स्टैंड अलोन नहीं है। इस तरह से जो नए ये तकनीक निकल के आ रहे हैं ये डिसप्रोपोर्शनेट डैमेज कॉज करते हैं और लड़ाई का जो एंड स्टेट होना चाहिए उसको भी अब वो बदल रहे हैं। तो इस तरह से लड़ाई का ये जो स्वरूप है अब काफी तेजी से बदलता जा रहा है। इट इज स्टिल इन द फेज ऑफ इवोल्यूशन, अभी भी इसमें बदलाव आते जा रहे हैं, बट आगे का जो रोड मैप है वो बड़ा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा सर, मैं इस बात को मानता हूं कि दुनिया की जंग बिल्कुल बदल चुकी है सर। अब गन से ज्यादा ब्रेन्स फायर हो रहे हैं, अगर आप उसको उस तरीके से कह सकते हैं सर। अब तक जीत का मतलब होता था कि दुश्मन के इलाके पे कब्जा करना, या फिर उसके सिपाहियों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाना, या फिर उसे घुटने टिकवाना। आजकल की लड़ाई में जीत के क्या मायने हैं सर? देखिए, लड़ाई का जैसे मैंने कहा कि जो एंड स्टेट होता है, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव हर लड़ाई का होता है। कोई भी देश जब लड़ाई के लिए जाता है तो एक अपने सामने उद्देश्य रखता है कि क्या हमें हासिल करना है इस लड़ाई के खत्म होने। तो पुराने टाइम में, पुराने समय में, अब से पहले की लड़ाइयों में यह देखा जाता था कि आमतौर पे टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना एक लड़ाई का एंड स्टेट होता था कि हमने ये करना है। जैसे आप देखें, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में तकरीबन टेरिटरी के कब्जे के लिए लड़ाई हो रही है। हमारे परिप्रेक्ष्य में, अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 71 की लड़ाई जब हुई थी तो हमने बांग्लादेश का जो इलाका इस पाकिस्तान का था उसके ऊपर कब्जा करके एक नए देश को जन्म दिया था। लेकिन अब का जो समय है वो जमीन पे कब्जा करने की बजाय दुश्मन के दिमाग और दुश्मन के डिसीजन लेने की क्षमता, उसकी काबिलियत को टारगेट कर रहा है। और किसी भी लड़ाई में यह आवश्यक है कि हम एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जो एरिक वॉन क्लॉसविज ने दिया था हम सबको जब उसने वो किताब लिखी थी ऑन वॉर। उससे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि वो ऐसी ताकत जिसके नुकसान के बाद दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले और उसकी जो फैसला लेने की क्षमता है वो इस कदर बर्बाद हो जाए कि वो कुछ करने के काबिल ना रहे। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये अलग अलग स्टेज पे हो सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी होंगे, ये ऑपरेशनल लेवल पे भी होंगे और ये टैक्टिकल लेवल पे भी होंगे। मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये फिजिकल हो सकते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर टारगेट के डिस्ट्रक्शन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान सकते हैं। ये मॉरल हो सकता है जहां आप इस कदर उनकी हार करें कि वो उनके पास कोई उसके बाद फेस सेविंग फॉर्मूला ना बचे। जैसे 71 की लड़ाई में हुआ कि हमने जिस तरह की शिकस्त दी थी उसके बाद कोई फेस सेविंग फॉर्मूला नहीं था। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड सरेंडरिंग। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप अब मिला करके देखेंगे आज के जमाने से और नए तकनीक के साथ इसको मिला के देखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करना, दुश्मन के फैसला लेने की काबिलियत को इफेक्ट करना ताकि वो आगे कुछ कर ना सके और उसके बिहेवियर में बदलाव लाना, ये शायद अब वॉर का एम बनता जा रहा है, बजाय इसके कि हम एक कब्जा करें किसी चीज। बिल्कुल ठीक कहा सर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के विषय में आपसे मैं थोड़ी और जानकारी लूंगा थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे चल के। सर, जिस तरह से लड़ाई आजकल चल रही है, फुट सोल्जर्स का और जो ग्राउंड फोर्सेस का रोल बहुत कम रह गया है। तो क्या आजकल की लड़ाई एल्गोरिथम लड़ रहे हैं सोल्जर्स की बजाय? देखिए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जरूर हुआ है, लेकिन ये मैन पावर, बूट्स ऑन ग्राउंड को इररिलेवेंट कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो जब तक ये एंगेजमेंट नहीं होगी तो ये एक डिसाइसिव तौर पे फैसला नहीं हो पाएगा। मैं अगर इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा लिमिट करूं, तो आप अगर भारत हमारे जो इमीडिएट नेबर्स और एडवर्सरीज अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ की जो इतनी पास की डिप्लॉयमेंट है वहां पे वो एंगेजमेंट आप उससे हट नहीं सकते हैं। वो एंगेजमेंट तो हमेशा लड़ाई का हिस्सा बना रहेगा। दूसरी बात कि कोई भी जब हम टेक्नोलॉजी लाते हैं उस टेक्नोलॉजी के पीछे भी कोई इंसान होता है। आज हम
नए फाइटर एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक स्पीड के फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए हैं, मैक 2 मैक 3 के फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन आ गए हैं, 6th की तैयारी हो रही है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ गए, बट उड़ाता तो वो इंसान है। बिल्कुल। तो बूट्स ऑन ग्राउंड, गन्स के पीछे मैन बिहाइंड द मशीन, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, उसकी अहमियत, क्योंकि आपका एम लिमिटेड होता जा रहा है, उसकी अहमियत शायद थोड़ी पीछे आ जाएगी। स्टेज 1 में आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और स्टेज 2 में शायद कंसोलिडेशन के लिए आप ये ट्रूप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्गोरिथम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लड़ाई में उनका रोल बढ़ता जाएगा, बट कमेंसुरेट रिडक्शन मैन पावर के एम्प्लॉयमेंट में शायद नहीं दिखेगा, उसमें काफी समय लगना है। जी बिल्कुल ठीक सर। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें एक जिक्र किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो प्लीज ऑडियंस को ये समझाएं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सरल शब्दों में क्या होता है और ये क्यों इतना अहम बन गया है आजकल, और ये किसी भी लड़ाई के आउटकम को कैसे बदल सकता है। ये शब्द केवल अपने आप में सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, और बड़े ही कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से समझाता हूं, जिसके बारे में आज हिंदुस्तान के कम से कम सारे लोगों को मालूम है। जी सर। जब पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद एक पहला एक्शन जो हमने लिया था इमीडिएट आफ्टरमाथ में, इसके पहले कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया था। अब आप इंडस वाटर की अहमियत को समझिए। हिंदुस्तान एक हायर राइपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है, मतलब जो पानी बहता है, नदी का जो बहाव है, वो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाता है। और इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 3 नदियों का पानी जो है वो भारत अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान के लिए छोड़ता है। अगर हम इंडस वाटर और इसके ऊपर कंप्लीट पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इस पानी के ऊपर, वहां की खेती, सिंचाई, एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम इंडस वाटर के ऊपर ऐसी कैपेबिलिटी आगे आने वाले समय में डेवलप करते हैं कि ये पानी के बहाव को हम कंट्रोल कर सकें, तो आप इसका असर समझ सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा। और इसका अंदाजा आपको इस बात से भी लगा होगा, जो जिस तरह के रिएक्शन आए पाकिस्तान की तरफ से जब हमने बताया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर रहे हैं, तो आपने रिएक्शन उनका देखा होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास बड़ा सिंपल सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि अगर हम कल को एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि हमने 0 कर दिया फ्लो, तो आप सोचिए पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ेगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई रेड लाइन क्रॉस होगा। तो इस तरह की चीज है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही आप मिलिट्री लेवल पे ले सकते हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, मेजर कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, अगर आप इनको नुकसान, या कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर है, उसको अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो काफी समय तक उससे उभर के बाहर आने की में समय लगेगा। और उसका अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें, अगेन एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में, जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ किया और हमास के साथ किया, उसने उनका जो ब्रेन है उसको डैमेज किया है। जितने भी इनके सीनियर लेवल के लीडर थे, फंक्शनरीज थे, एक एक करके उनको टारगेट किया। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से उनकी जो काबिलियत है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो आपने पूछा था, मैं एक इस एग्जांपल के तौर पे मैं अपने दर्शकों को समझा सकता हूं। बिल्कुल सर। सर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जितना मुझे पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक लक्ष्य होता है इकोनॉमी, दुश्मन की इकोनॉमी। सो दुश्मन की इकोनॉमी पर अटैक करना, ये कितना इफेक्टिव वॉरफेयर टूल बन चुका है आजकल? देखिए, वॉरफेयर के अंदर आजकल आप जिस तरह का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा था, फिजिकल हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मॉरल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। आप लड़ाई का असर किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी पे तो पड़ता है, आर्थिक प्रभाव उसका बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि जब भी कोई देश, 2 देश आपस में लड़ाई करते हैं, तो इसका ख्याल जरूर रखते हैं, और इसीलिए लॉन्ग ड्रॉन वॉर अब धीरे धीरे एक बैकग्राउंड में जाता जा रहा है। लेकिन एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे अगर हम आर्थिक क्षेत्र को देखते हैं, तो आप इसके कई पहले तो इसका जो असर है वो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत मल्टी प्रोन्ड है जी, और इसके कई सूत्र हैं जो हर तरफ निकले होते हैं, कई तार हैं इसके जो कई जगह से जुड़े होते हैं जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जरूर इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना सकते हैं। अगर आप एक अगेन छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आज की तारीख में तकरीबन तमाम देशों के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो नेटवर्क हैं और नेटवर्क बेस्ड हैं, इंटरनेट के बेसिस पे ही वो चलते हैं।
अगर आपने उसको डेबिलिटेट कर दिया तो अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, पूरे बैंकिंग का जो बैकबोन है वो भी नेट इंटरनेट से रिलेटेड है। आज अगर उसकी ऊपर आपने हमला करके उसकी हैकिंग कर देते हैं तो आर्थिक क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने की बात है, इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। इसको आप अपनी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बना सकते हैं। केवल एक हिस्से से शायद आपको वो असर ना मिले क्योंकि समय बहुत लंबा होगा। जी सर। सर, आजकल कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफी बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा बन चुका है हमारी नॉर्मल लड़ाई का। दिल और दिमाग की लड़ाई इसे कहा जाता है। क्या मीम को एक वेपन कहा जा सकता है? क्या डिसइंफॉर्मेशन से कोई देश गिर सकता है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये भी एक नया डेवलपमेंट है। हालांकि अगर आप इतिहास में जाएं तो इसका इस्तेमाल बहुत दिनों से होता रहा है। और मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा महाभारत की तरफ, जहां पे युधिष्ठिर ने फेमसली कहा था अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, जब अश्वत्थामा की डेथ हुई थी, क्योंकि उसका जो असर था वो उसके वॉर के ऊपर, क्योंकि जो सीनियर कमांडर थे कौरव के साइड पे उनका वो बेटा था। तो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो में कहा क्या गया कि अश्वत्थामा का डेथ हो चुकी है, अश्वत्थामा मर चुका है, लेकिन आदमी था या हाथी, ये आदमी और हाथी को दुंदुभी की आवाज में दबा दिया गया। तो जो इंफॉर्मेशन दूसरे साइड पे गई वो थी कि अश्वत्थामा हतो, मतलब अश्वत्थामा मर गया। ये बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल है डिसइंफॉर्मेशन का। किसी ने झूठ नहीं बोला, सही इंफॉर्मेशन के द्वारा आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई। तो इस एग्जांपल से मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पिछले तकरीबन 20-30 साल में, और खास तौर पे अब जब सोशल मीडिया में ऑलमोस्ट एक्सप्लोजन हो चुका है, जिस तरह से ये हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मीम्स और इंफॉर्मेशन के जो टारगेटेड कैंपेन्स हैं, रादर डिसइंफॉर्मेशन के जो टारगेटेड कैंपेन्स हैं, वो एक बहुत पोटेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज लड़ाई एक फास्ट पेस डेवलपमेंट है। रशिया यूक्रेन में भी 3 साल लड़ाई चल रही है, लेकिन एक दिन में जो कुछ हो जाता है वो काफी तेजी से घटनाक्रम बदलता है। उसके बीच में अगर आप ये डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन चला सकते हैं तो बहुत ही डिसाइसिव इंपैक्ट, क्योंकि ये माइंड के साथ खेल रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ माइंड गेम, तो काफी गहरा असर डाल सकता है। कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है, जो चेन ऑफ कमांड है, उसके ऊपर ये काफी असर डाल सकता है। इंफॉर्मेशन सही थी या गलत ये पता लगने में आपको समय लगेगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल बहुत ही पोटेंट हथियार के तौर पे कर सकते हैं। और हमारे जो एक ईस्टर्न एडवर्सरी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है इसके ऊपर, किताबें लिखी हैं, बहुत रिसर्च किया है, और बड़े ही पोटेंट टूल के तौर पे वो इसको डेवलप कर रहे हैं। इसलिए नए मॉडर्न वॉरफेयर, नए बैटलफील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। राइट सर। सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें से पब्लिक मोरल और मोरल ऑफ द मासेस और मोरल ऑफ द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, वो भी बहुत ज्यादा एक मायने रखता है सर। तो आजकल काफी लोगों की जद्दोजहद है कि उसको मैनिपुलेट किया जाए। ये इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए सर, ये कैसे किया जाता है और ये किस तरह की लड़ाई है? देखिए, इंफॉर्मेशन में एक लड़ाई के दौरान जब भी कोई दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, और इवन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, इंटरनल में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं डोमेस्टिकली, इन सबके बीच में सूचना का जो आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं, ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो जब आप इस सूचना के आदान प्रदान को कंट्रोल करने लगे या इफेक्ट करने लगे, आपको एक और एग्जांपल मैं दूंगा रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बीच में। काफी दिनों तक जब रशियन ट्रूप्स काफी आगे एडवांस कर गए थे, उनके अपने जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे वो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और उनको जो यूक्रेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम्स थे उससे वो इजीली लैच ऑन कर पा रहे थे। और यूक्रेन ने डेलिबरेटली उसको काउंटर नहीं किया, उनको पिगी बैक करने दिया उसके ऊपर। और जब एक डिसाइसिव मोमेंट पहुंचा, जब उनको एक फैसला लेना था, एट दैट टाइम उन्होंने उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लोज कर दिया, शट डाउन कर दिया। तो ये एक आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं
जिसमें इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही लड़ाई के बीच में आपने क्या गेन किया, क्या हासिल किया, क्या आपका नुकसान हुआ, इस सूचना का अगर आप कंट्रोल से डिसेमिनेशन कर रहे हैं तो जनता की मोराल के ऊपर इसका असर पड़ता है। आप अगर किसी भी लड़ाई के दौरान देखें, आमतौर पे एक देश, दोनों ही देश क्लेम करते हैं कि हमने ये मार गिराया, हमने ये कब्जा कर लिया, हमने वो कब्जा कर लिया। सच्चाई क्या है थोड़ी दिनों बाद पता लगती है। ईरान और अमेरिका और इराक की जब लड़ाई हुई थी, इराक के साथ जब लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक खबर फैलाई गई, जो तकरीबन 10-15 साल बाद ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो जस्टिफिकेशन था कि ये इस तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के पास है। तो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल बहुत ही पोटेंट तरीके से किया जा सकता है, दोनों ही चीजों के लिए, लड़ाई में गेन हासिल करने के लिए और दुश्मन के तरफ के पॉपुलेशन के मोराल को डाउन करने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। और ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन और डिनायल दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप या इंफॉर्मेशन को रोक रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाने दे रहे, या आप फिल्टर करके इंफॉर्मेशन को बाहर जाने दे रहे हैं, या आप दुश्मन के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की क्षमता को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हर तरीके से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लड़ाई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट सर, इस संदर्भ में आपसे हम विस्तार में बात करेंगे जब हम ऑप सिंदूर के बारे में एक विस्तृत रूप से आपसे जानकारी लेंगे, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया दोनों ही पक्षों से, और मीडिया भी काफी इसमें भागीदार रही है। इसकी डिस्कशन हम अगली बार दोबारा करेंगे। सर, ये जो आपने एक एटमॉस्फेयर सा क्रिएट किया है कि एक इनविजिबल वॉर है जो विच इज ऑलवेज ऑन, तो क्या एक आम आदमी ये महसूस कर सकता है कि ये वॉर उसके चारों तरफ परपेचुअली ऑन है, हरदम चलती रहती है? क्या उसे ये महसूस हो सकता है? देखिए, देश के नागरिक के तौर पे अगर ऑल आउट वॉर है, एक जंग अगर छिड़ी हुई है, जैसे कि हमारे यहाँ पिछले 62 में, 65 में, 71 में, कारगिल में, और अभी एक छोटी लड़ाई जो जंग हुई सिंदूर के टाइम में, जब जंग छिड़ी हुई है तो हर सिटीजन किसी न किसी तरीके से इस जंग के पूरे मशीन जो चल रही है इसका हिस्सा है। अगर हम पुराने टाइम में जाएं तो लोग आगे आकर के जो फॉरवर्ड बैटल लाइंस होती थी, उनके पीछे की जो कार्रवाई हो रही होती थी, उसमें सिटीजन्स आके उनकी मदद करते थे लोगों की। जब ट्रेन्स फौज को लेकर के जा रही होती थी तो लोग खाना, पानी और इवन डोनेशंस, औरतें अपने गहने जेवरात लेकर के आती थी कि हम इसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश के वॉर एफर्ट के लिए। उसी तरीके से आप देखें कि अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उस तरह की लड़ाई हो रही जो आपके देश के अंदर चल रही है, तो भी आप उसका हिस्सा हैं, क्योंकि आप टारगेट भी हैं और आप एसेट भी हैं। टारगेट है उनके लिए जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एसेट उनके लिए जो सरकारी तंत्र जो उनसे मुकाबला कर रहा है, तो आप उनके लिए एसेट बनते हैं। तो आप हर तरीके से एक नागरिक होने के नाते हर तरीके से लड़ाई के किसी भी एफर्ट में आप जुड़े। और जो आज के हालात हैं, नो वॉर नो पीस, कि ना तो लड़ाई एक्चुअली चल रही है और ना ही पूरी शांति है। कश्मीर थोड़ा डिस्टर्ब है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, लद्दाख में कभी भारत और अरुणाचल में चीन के साथ शुरू हो जाता है। इन सब के बीच में सिटीजन्स का एक रोल है। आपको देश हित में, नेशन के इंटरेस्ट में आपको अपना सहयोग देना है। इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, पहले तो उसमें पूरी ईमानदारी से आप उस काम को करें, और जब भी सरकार को और देश को आपकी जरूरत हो किसी सेवा की, तो आप उसके लिए आगे बढ़ के आए। आप देखें, जैसे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या जो टेक्निकल प्रोग्रेस वाले लोग हैं, इस तरह के तमाम नर्सेज हैं, नर्सिंग सर्विसेज हैं, इस तमाम लोग लड़ाई के एफर्ट में मदद कर सकते हैं और करते हैं। आप और भी देखें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो एक पीछे से सप्लाई का चेन चलाता है। तो इस तरह के तमाम जो सिविल के भी महकमे हैं, कहीं ना कहीं अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो सिटीजन होने के तौर पे, नागरिक होने के तौर पे हमारा एक अहम रोल है जो हमें हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि देश किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लड़ाई से हमेशा जूझ रहा होता है और उसमें आपको अपना योगदान करना है। सर, आजकल जो हमने देखा, जो आजकल लड़ाइयां विश्व भर में चल रही हैं,
ये एक छोटे से इश्यू से शुरू होती हैं और बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाती हैं, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, जहां पे उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो प्रिसिशन स्ट्राइक्स की एरा में एस्केलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हमें समझाएं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल जब भी एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई शुरू होती है, आप एक एग्जांपल देख लें 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया इजराइल के खिलाफ। छोटी सी एक, अगर आप बड़े परिवेश में देखें तो एक छोटा इंसिडेंट था वो, हालांकि इजराइल और हमास के लिए बहुत बड़ी बात थी वो, लेकिन वो आज उसने क्या रूप ले लिया। और जो दूसरा पक्ष था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्रेसिजन स्ट्राइक जब करते हैं तो अचानक से एस्केलेटरी लैडर जो होता है, जो लड़ाई पायदान, हर पायदान पे ऊपर की तरफ इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाती है, वो अचानक से कई पायदान ऊपर चढ़ जाती है। जो बात आपकी सही है, बट अगर हम कन्वर्सली देखें तो प्रेसिशन स्ट्राइक अपने आप में एक एस्केलेटरी लैडर को कंट्रोल करने का ही टूल है। क्योंकि जब आप प्रेसिशन स्ट्राइक करते हैं तो आप एक चुने हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोलैटरल डैमेज ना हो। तो आप एक मैसेज दे रहे हैं अपने एडवर्सरी को कि मैं इससे ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। वर्ल्ड वाइड ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पावर हूं, नुकसान में पहुंचाऊंगा क्योंकि मेरे पास वजह थी, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन एस्केलेशन कंट्रोल अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लड़ाई को शुरू करना आपके हाथ में है, खत्म करना शायद आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लड़ाई क्या स्वरूप लेगी। जैसे हम फौज के अंदर, मिलिट्री में एक बड़ा पॉपुलर कहावत है दैट द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज द प्लान, कि जो भी आप प्लान बनाते हैं, बड़ी सोची समझी रणनीति बनाते हैं, वो पहले दिन ही आपकी वो रणनीति कहीं की नहीं रह जाती, क्योंकि दुश्मन ने वो किया ही नहीं जो आपने सोचा था, वो कुछ और ही कर बैठा। तो ऐसे में एस्केलेटरी लैडर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और खास तौर पे जब आज मारक क्षमता हथियारों की बढ़ती जा रही है, समय किसी भी हथियार को लॉन्च करने के लिए समय सीमा कम होती जा रही है, और आणविक हथियारों की, न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का थ्रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। इसलिए एस्केलेटरी लैडर को कंट्रोल करना जरूरी है, और प्रिसिशन स्ट्राइक उसका एक टूल बन सकता है अगर हम इसको एक जिम्मेवारी से और पूरी जिम्मेवारी के साथ हम उसका इस्तेमाल करेंगे। राइट सर, आजकल की जो वॉर्स हैं लिमिटेड वॉर्स हैं, और हम कह सकते हैं लिमिटेड वॉर्स विद स्ट्रेटेजिक, क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, और टेक एनेबलिंग है सर, जिससे कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप दुश्मन के ऊपर बहुत जल्दी डोमिनेंस अपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप मुझे एक ऐसे एक नेशन बन के बताइए जो कि एक शॉर्ट वॉर को इनिशिएट करता है, तो आपके लिए उस शॉर्ट वॉर का क्या मतलब है सर, और इसमें डिप्लोमेसी कहां और क्या रोल प्ले करती है? देखिए, जब हम शॉर्ट वॉर की बात करते हैं तो हम केवल समय सीमा की बात कर रहे हैं। समय के हिसाब से वो शॉर्ट है। आमतौर पे हम कहते हैं 7 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने लड़ाई चलेगी, तो समय सीमा के हिसाब से शायद 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन में वो लड़ाई खत्म हो जाए, वहां तक वो शॉर्ट है। एम लिमिटेड है। हम एक लिमिटेड उद्देश्य के साथ ये लड़ाई कर रहे हैं। टारगेट्स हम बहुत केयरफुली सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो उस टारगेट को अचीव करना, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। हम उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहते। तो जब आप ये लड़ाई करते हैं तो एक डिजायर्ड इंपैक्ट उसका क्या होना चाहिए वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं। नॉन एस्केलेटरी होना चाहिए, और उसके लिए आपके लिए जरूरी क्या है कि आप मिलिट्री के साथ साथ डिप्लोमेसी को साथ साथ बिल्कुल चलने दें। डिप्लोमेसी का रोल क्विंटेसेंशियल है। डिप्लोमेसी तो कभी आउट ऑफ फ्रेम जा ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहाइंड द सीन जब लड़ाई की हालात होते हैं तो गोला बारूद तो फ्रंट लाइन पे चलते हैं, लेकिन उस समय ठंडे दिमाग की जरूरत होती है जो बड़े परिप्रेक्ष्य को, बड़े कॉन्टेक्स्ट को समझ सके और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ला करके वहां रोक सके। उसके लिए डिप्लोमेसी का बड़ा अहम रोल है, और ये बिहाइंड द सीन काम होता है, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं जो इसी में एक्सपर्ट्स हैं। तो इसलिए डिप्लोमेसी तो साइड बाय साइड चलेगी, और लिमिटेड वॉर में इनफैक्ट इनकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने नैरेटिव कंट्रोल करना है, आपने वर्ल्ड ओपिनियन को अपने फेवर में लेना है, आपने दुनिया को यह समझाना है कि आपने ये लिमिटेड स्ट्राइक किया क्यों।
आपने साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाने हैं, अगेन उसके अंदर डिप्लोमेटिक कोर जो है वो कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाता है। और जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके, वो जरूर स्ट्रैटेजिक, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए जिसका असर हो। और अगर आप हमारे अगेन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं, तो आपने अगर पिछले कुछ सालों में बदलता हुआ स्वरूप देखा है हमारे रिस्पॉन्स का। पहले ये केवल एक छोटा मैसेज था कि हम कुछ करेंगे और हम करने के काबिल हैं, लेकिन अब हमने वो कई नॉच ऊपर कर दिया है कि अब हम नुकसान पहुंचाने वाले स्टेज में आ गए हैं, और अब हम किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हम अभी भी एक लिमिटेड वॉर के तौर पे इसको खेलना चाहते हैं, ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो और दुनिया में हमारी छवि भी बनी रहे। हम एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री है जो एक रूल ऑफ लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। सर, आपसे एक आखिरी सवाल। अगर आजकल की लड़ाई सिर्फ माइंड और मनी की है, सो उसमें जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारी स्लॉक्स हैं सर, जहां जो सी ट्रेड रूट्स हैं, वो हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन है सर। सारा ट्रेड हमारा उसी से होता है। तो वहां पर किस तरह का एक कंडीशन सिचुएशन पैदा हो रही है सर, और उसके लिए हमारी जो सक्षम इंडियन नेवी है, उसे किस तरह का रोल प्ले करने की अभी जरूरत है आने वाले सालों में? ये बड़ा ही अहम सवाल है जो आपने पूछा है, और इसके ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है। हालांकि स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, थिंक टैंक्स में इसके बारे में बातचीत होती है। मैरीटाइम डोमेन जो है, ये आने वाले समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। जैसा आपने कहा कि दुनिया का 70 से 75% जो ट्रेड है वो सी लाइंस से, सी रूट से ही होता है। और सी रूट्स में कई ऐसी चीजें आती हैं, पिक्यूलियरिटी है, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो ईरान ने कहा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना दुनिया के ट्रेड के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट लाता है। सिमिलरली आपका ध्यान अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं, नॉन वॉरफेयर वाले सब्जेक्ट पे, सुएज कनाल में कुछ समय पहले एक जहाज फंस गया था जिसको निकालने में काफी समय लगा था, और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड को स्टेबलाइज होने में महीनों लग गए, क्योंकि तकरीबन 40-50%, 60% शिप्स, 30,000-40,000 जहाज उस स्ट्रेट से गुजरते हैं। तो ऐसे में मैरीटाइम डोमेन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और जब हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करते हैं तो नेवी का रोल अपने आप उसमें आ जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि नेवी को बहुत सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है कहीं, क्योंकि नेवी इंटरनेशनल वाटर्स में अगर गई है तो वो ट्रेड का रूट भी है, केवल वो वॉरफेयर का डोमेन नहीं है, अनलाइक लैंड। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आगे आने वाले समय में ये बड़ा ही अहम रोल प्ले करने वाला है। क्यों? सबसे पहला जो रोल ये प्ले करेगा वो है एनर्जी रूट्स के ऊपर, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं है और जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं करता अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। हमारे भी एडवर्सरी जो हैं वो बहुत ही लंबा सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो क्वाड की ग्रुपिंग हुई है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक को मैनेज करने के लिए, आई वोंट से कंट्रोल बट मैनेज करने के लिए, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि साउथ चाइना सी में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ सालों से, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता जा रहा था। तो ये क्वाड की जो ग्रुपिंग थी, मोस्टली ये मैरीटाइम डोमेन में ही अपना असर दिखाएगी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और आने वाले समय में जब भी नेवी को कोई टास्क दिया जाएगा तो ये एक बहुत ही अहम टास्क होगा कि आप एडवर्सरी की जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इंपैक्ट कर सकें, उसको ब्लॉक कर सकें, और उसका जो रिकवरी का जो टाइम है उसको आप स्लो कर सकें, लंबा कर सकें। सो मैरीटाइम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टाइम्स टू कम। बहुत बढ़िया सर। सर, आपसे ये 3 क्विक फायर मैं आपसे सवाल पूछूंगा इससे पहले कि हम इस एपिसोड को खत्म करें। नंबर 1, सर, व्हाट इज द वन बिगेस्ट रिस्क टू इंडिया टुडे इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? आतंकवाद और उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर। राइट सर। द नेक्स्ट वन, सर, वन कैपेबिलिटी इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर इन टुडे।
हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो फ्रंटलाइन हमारे एसेट्स हैं उनकी जो नेटवर्किंग पीछे होनी है वो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हों, ताकि उस तरह की हम नेटवर्किंग और नियर रियल टाइम में हम इंफॉर्मेशन का फ्लो आदान प्रदान कर सके, ताकि हमारे फ्रंटलाइन फाइटर्स और एसेट्स जो हैं उनको हम उनके फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल कर सकें। राइट सर, एंड लास्टली सर, इस एपिसोड के बाद अगर आप हमारी ऑडियंस को एक महत्वपूर्ण संदेश, एक अहम संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? वो संदेश हमारे देश के लोगों के लिए यह है कि आप बगैर वर्दी के सोल्जर हैं। आपने वर्दी नहीं पहनी, आपके ऊपर आर्मी और एयरफोर्स नेवी का डिसिप्लिन नहीं लागू होता, बट सोल्जर आप फिर भी हैं। देश की लड़ाई में आप अपना रोल जरूर निभाइए और अपने रोल की तलाश खुद करिए, आपके लिए भी एक रोल है। बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो आपने हमें इस नए युग के वॉरफेयर के बारे में समझाया, इस बेसिस को लेकर अगले वाले एपिसोड का समझना हमारी ऑडियंस के लिए बहुत आसान हो जाएगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे मिलेंगे अब अगले एपिसोड में ऑप सिंदूर की चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू टिप्सी। इसका एक और, इसके पहले कि हम खत्म करें, एक और लिंक जो निकल के आता है कि जो नए किस्म की लड़ाई अब आती जा रही है, जी सर, इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है सर। वियना कन्वेंशन कितना वैलिड रह जाएगा, तो ये भी एक डोमेन है, एथिकल डोमेन में, जिसके ऊपर काफी चर्चा आजकल हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड एक्सीलेंट टू बी विथ यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद। बहुत अच्छे। तो आज हमने समझा कि जंग सिर्फ जमीन से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है थिंकिंग, टाइमिंग और टारगेटिंग से। एनिमी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर स्ट्राइक करो। अब हम सब समझ चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, और बिना लंबी लड़ाई के अपना रिजल्ट हासिल करो। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम एक रियल ऑपरेशन की कहानी ला रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जिसमें स्ट्रैटेजी, डिसेप्शन और डोमिनेंस सब कुछ एक सिंगल गोल के लिए था। नो हेडलाइंस, नो हैशटैग्स, बस काम, जिसने दुनिया को दिखाया कि असली पावर क्या होती है। हमारे साथ होंगे फिर से ब्रिगेडियर मनोज मोहन। सो द मिशन बिगिंस, ऑपरेशन सिंदूर, आवर नेक्स्ट एपिसोड। डोंट मिस इट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। टिल दैट टाइम, स्टे स्ट्रांग, स्टे फोकस्ड, एंड एज ऑलवेज स्टे थोड़ा सा टिप्सी। जय हिंद।